गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 1 के पेपर 3 में पिछली क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था कि एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान का जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स या गैमेटोजेनेसिस। और चूंकि इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और उसी हिसाब से गैमीट्स भी अलग अलग होते हैं। मेल इंडिविजुअल में जो गैमीट्स होते हैं स्पर्म कहलाते हैं, इसीलिए स्पर्म के बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। फीमेल में या मादा में जो गैमीट्स हैं वो है ओवा या ओवम, इसीलिए इनके बनने की क्रिया और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज ओवम। तो फीमेल में ओवा के बनने की क्रिया oogenesis कहलाती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। oogenesis या अंड जनन इसे कहते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, ओवा के बनने की क्रिया है। दूसरी बात, ये जो गैमीट है ओवा वो फीमेल में होता है या मादा में होता है, तो इसलिए इनका फॉर्मेशन फीमेल गोनड्स में होगा। फीमेल में जो गोनड्स होते हैं, मादा में जो गोनड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओवरी। तो इसका मतलब ओवा के बनने की क्रिया या oogenesis की क्रिया फीमेल के गोनड्स ओवरी में होती है। अब ओवरी का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ओवरी जो है मेनली दो भागों में डिवाइडेड होती है। मैमेलियन ओवरी की अगर हम बात करें, दो रीजन्स या दो पार्ट्स इसमें होते हैं। जो बाहर का पार्ट है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो अंदर का पार्ट है वो कहलाता है मेडुला। तो जो बीच का पार्ट है, इनर पार्ट, सेंट्रल पार्ट, वो मेडुला कहलाता है। और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी ग्रोइंग फॉलिकल्स को भी देखा जा सकता है। और जो आउटर एरिया है या पेरिफेरी की तरफ का जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, जो कि मेडुला को घेरे हुए होता है। यंग इंडिविजुअल में इसमें जो है फॉलिकल्स दिखाई देती हैं, और ओवा जो है वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं, यानी अलग अलग अवस्थाओं में दिखाई देते हैं डेवलपमेंट की। ये देखिए इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। ये तो कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट है, और कॉर्टेक्स बाहर का पार्ट जहाँ पर कि अलग अलग स्टेजेस में इनको देखा जा सकता है। स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, इसके ओवरी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जो ओवरी है इसकी जो आउटर कवरिंग है उसके एकदम नीचे जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो बाहर की तरफ पेरिटोनियम होता है और उसके अंदर की तरफ ट्यूनिका एल्बुजिनियम होता है, जिसमें कि कनेक्टिव टिश्यू होता है या संयोजिक ऊतक होता है। और इसकी जो कवरिंग है उसके नीचे एकदम जो लेयर होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है या जनन स्तरीय कहलाता है, जो कि ये सेल्स का बना हुआ होता है। और बाकी का जो पूरा भाग है अंदर का, उसमें कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक भरा रहता है। तो ओवरी की ये जो जर्मिनल सेल्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू है, कंबाइंड रूप से ये दोनों मिलकर स्ट्रोमा कहलाते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रोमा, यानी जर्मिनल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दोनों मिल जाए तो इसे स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके कनेक्टिव टिश्यू में, जैसा अभी मैंने आपको बताया, बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, लिम्फ सेल्स होती हैं, और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी सेल्स का या फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। और ये ओवेरियन फॉलिकल्स डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में इसमें दिखाई देती हैं। ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं एक्चुअली ये वो सेल्स हैं, जैसे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हमने पढ़ा था, तो ओवा में भी जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवा,
जर्मिनल एपिथेलियम की वो सेल्स जो कि ओवा बनने के प्रोसेस में एंटर हो जाती हैं वो ओवेरियन फॉलिकल्स कहलाती हैं। शुरू में ये ओवेरियन फॉलिकल्स छोटी छोटी होती हैं और जर्मिनल एपिथेलियम से बनती हैं, जो कि oogonia एक्चुअली जो मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान लगातार डिवाइड होने से बनता है उससे बनती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे फिर ये स्ट्रोमा, इसका जो मिडिल पार्ट है, उसमें जाने लगती हैं। और ये जो पूरा ग्रुप है उसमें से एक कोई कोशिका साइज में बड़ी होने लगती है और आगे के प्रोसेस में एंटर होने लगती है, जो कि आगे चलकर फिर डेवलपिंग oocyte बनाएगी। और बाकी की जो कोशिकाएं, ये जो पूरा ग्रुप था या बाकी की जो सेल्स हैं वो जो छोटी छोटी होती हैं, इस ओवेरियन फॉलिकल को घेरे रहती हैं। ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं ये फॉलिकल सेल्स कहलाती हैं। और इनका क्या काम होता है? ये फॉलिकल सेल्स इस डेवलपिंग oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान भी हमने देखा था प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो उसके अंदर एंटर होती हैं वो फिर स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, और बीच बीच में सर्टोली सेल्स होती हैं जो कि डेवलपिंग सेल्स को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करती हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी ओवेरियन फॉलिकल्स जो साइज में बड़ी हो जाती है और बाकी की जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो इसको न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करती हैं डेवलपमेंट के दौरान। तो आइए आगे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। ये डायग्राम मैंने आपको बताया, इसमें देखिए अलग अलग तरीके से डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। फॉलिकल्स दिख रही हैं, डबल लेयर्ड फॉलिकल भी दिख रही है, फॉलिकुलर सेल्स दिख रही हैं, ब्लड वेसल्स और ब्लड कॉल दिख रहे हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ओवरी का होता है। अब हम बात करें oogenesis की। तो oogenesis की जो क्रिया है वो 3 फेज में होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। उसी तरीके से जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है। तो सबसे पहली फेज जो है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज जैसा कि इसका नाम है गुणावस्था, तो सेल्स लगातार मल्टीप्लाई होती हैं, डिवाइड होती जाएंगी, मल्टीप्लाई होती जाएंगी। और अभी क्योंकि सेल्स केवल मल्टीप्लाई हो रही हैं, देयर इज नो रिडक्शन इन क्रोमोसोम्स, दैट्स वाई द डिवीजन इज माइटोटिक। तो जब लगातार डिवाइड हो रही है सेल्स, माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन होगा और इस दौरान सेल्स का केवल नंबर इंक्रीज होता है और क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। तो लगातार डिवाइड होकर ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जब जो सेल्स बनाती हैं फाइनली वो कहलाती है oogonia। एंड दिस oogonia इज डिप्लॉयड टू एन, डिप्लॉयड होती है, कंप्लीट सेट क्रोमोसोम्स का इसमें प्रेजेंट होता है। और जब धीरे धीरे ये माइटोटिक डिवीजन रुकता है, कम होता है, देन इट एंटर्स इनटू द ग्रोथ फेज और प्राइमरी oocyte को बनाती है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान oogonia का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड फेज जो इसकी है वो है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान भी हमने देखी थी। और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान हमने ये देखा था कि स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है तो उसके साइज में वृद्धि तो होती है एंड इट इज़ रफली डबल इन साइज। जो स्पर्मेटोगोनिया का साइज होता है रफली उससे डबल हो जाती है साइज में। लेकिन oogenesis के दौरान यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। और फर्क क्यों है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था उसका वेट कम से कम चाहिए, कम से कम ज़रूरत है स्ट्रक्चर्स की भी। लेकिन ओवा का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आगे फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म को तो मूव करना होता है और ओवा तक पहुंचता है। तो बहुत कम सामग्री स्पर्म के साथ आती है, जैसे बहुत कम साइटोप्लाज्म, रिड्यूस सेल ऑर्गेनल्स कंडेंस फॉर्म में पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि ओवा को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, इट हैज़ टू प्रोवाइड ऑल द साइटोप्लाज्म, इट हैज़ टू प्रोवाइड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर सैप एंड ऑल द सेल ऑर्गेनल्स। तो सभी सेल ऑर्गेनल्स, क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म, ये सभी चीज़ें ओवा को प्रोवाइड करनी होती है, इसलिए इसकी पूरी वृद्धि होती है। और इसी कारण से जो ग्रोथ फेज है प्राइमरी oocyte की
oogenesis के दौरान वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड होती है, काफ़ी लंबी होती है। दूसरी बात, oogenesis में जो डिफ्रेंशिएशन है वो साथ साथ हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था पहले स्पर्मेटिड बनता है, फिर वो मॉडिफाई होता है या उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है और स्पर्म बनते हैं। लेकिन ओवा के फॉर्मेशन के दौरान ग्रोथ के साथ साथ डिफ्रेंशिएशन भी हो जाता है ओवा का। दूसरी बात, जो साइज में इंक्रीज होता है, जो वृद्धि होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, वो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है एज कंपेयर टू मेल गैमीट। मेल गैमीट में केवल जैसा मैंने बताया रफली डबल साइज होता है, लेकिन इसमें कई गुना तक की वृद्धि हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात इम्पोर्टेंट क्या है, ये जरूरी नहीं है कि जिस एग की वृद्धि ज़्यादा हो रही है उसमें टाइम भी ज़्यादा लगे, यानी रेट ऑफ ग्रोथ and the increase in the size of growth is different in all the organisms. किस गति से, किस रेट से ग्रोथ होती है या कितने समय में कितनी ग्रोथ होती है, ये सभी ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह का होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फ्रॉग के केस में हम देखें, फ्रॉग के केस में जो वुगोनिया है या जो सेल है स्टार्टिंग, उसका साइज करीब 50 माइक्रोन होता है और ग्रोथ फेज के दौरान ये बढ़कर करीब 1500 माइक्रोन तक पहुंच जाता है, यानी इतनी ग्रोथ होती है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका ग्रोथ पीरियड भी काफ़ी लंबा होता है एंड इट टेक्स अबाउट 3 ईयर्स, 3 साल का समय इसको लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें फाउल का केस, मुर्गी के केस में हम देखें, फाउल में मुर्गी का अंडा आप लोगों ने देखा है साइज में बहुत बड़ा होता है, तो जो ओगोनिया है उससे ओवा बनने में साइज में इतना ज़्यादा फर्क होता है एंड इट इज़ रफली 200 टाइम्स, यानी 200 गुना करीब अंडे का साइज बढ़ जाता है ओगोनिया से। एंड द पीरियड इज़ वेरी लेस, दिस टेक्स प्लेस ओनली इन 6 to 14 डेज। ये जो ग्रोथ है वो केवल 6 से 14 दिन में पूरी हो जाती है, तो कम समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई। मैमल का एग्जाम्पल अगर हम लें, फॉर एग्जाम्पल इन माउस में अगर हम देखें, चूहे में देखें, जो प्राइमरी oocyte है स्टार्टिंग उसका जो साइज है वो 20 माइक्रोन होता है और जब इसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ फेज के दौरान अल्टीमेटली अप्रॉक्सीमेटली 70 माइक्रोन का ये बन जाता है, इसका डायमीटर होता है और टाइम जो इसमें लगता है वो लगता है 16 डेज। सो इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स ये सब कुछ अलग अलग है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से ग्रोथ होती है, साइज अलग अलग होता है एग का, और जितना टाइम लगता है इस ग्रोथ में वो भी सब में अलग अलग होता है। तो इस तरीके से ये जो ग्रोथ फेज है या जो ग्रोथ पीरियड है वो फीमेल में काफ़ी लंबा होता है, ग्रोथ ओवरी में ही होती है, लेकिन साइज भी अलग अलग होता है सभी ऑर्गेनिज्म में ओवा का, और उसको बनने के लिए जो टाइम लगता है वो भी अलग अलग होता है। तो इस तरीके से ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte एंटर होता है और लंबे समय तक इस फेज में रहता है। आगे ग्रोथ फेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।